नमस्कार साथियों, मैं सय्यम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पूरे हरियाणा के अंदर बुजुर्ग पेंशन 3000 रुपये करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही ये फैसला लागू कर दिया जाएगा। अभी 2750 रुपये बुजुर्ग पेंशन दी जा रही है हरियाणा में, लेकिन जल्द ही इसे 3000 रुपये कर दिया जाएगा। ये घोषणा मुख्यमंत्री ने आज हिसार में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में की है। यहाँ पर वो जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए हुए थे। जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनते हुए मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है कि जल्द ही हरियाणा में बुजुर्ग पेंशन 3000 रुपये प्रति माह की कर दी जाएगी। इसके अलावा भी जो मुख्यमंत्री ने और कई घोषणाएं की हैं, कई और विषयों के ऊपर उठाया और जो लोगों की समस्याएं काफ़ी सुनी। यहाँ पर बिजली से जुड़ी, सड़कों से जुड़ी और विकास और पानी से जुड़ी समस्याएं सुनी है, काफ़ी जो सोसाइटी से जुड़ी जो समस्याएं, और तुरंत मौके पर निदान करने के लिए उनके आदेश दिए। साथ ही जो कुछ ऐसे लोग थे जिनकी बुजुर्ग पेंशन नहीं बनी हुई थी, हाथ की हाथ उनकी बुजुर्ग पेंशन बनाकर यहाँ पर सर्टिफिकेट जो है मुख्यमंत्री की तरफ से वितरित किए गए थे। यहाँ पर काफ़ी समस्याएं जो है सुनी गई। जो जिन समस्याओं को मुख्यमंत्री नहीं सुन पाए, उनको कहा गया है कि उनकी समस्याओं के ऊपर जो व्यक्तिगत तौर से वो गौर करेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। मेरा हिसाब शहर खूब देखा बड़ा हरियाणा करेगा जी, तीसरी बार बनाओगे जी ठोक के ने हरिया रोड थोड़ी जाएगी दीजिए। आज तो मैं हिसार के लोगों से गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो इसी प्रकार से एक विषय अपने में से फैमिली आईडी सबकी बनी है कि कोई नहीं बनी, सब किस किस की बनी हुई याद करें तो। लेकिन दूसरे ढंग से पूछूंगा ये तो गिने नहीं जाएंगे। जिनकी फैमिली आईडी नहीं बनी वो जरा आप खड़े करो। 1 2 3 4 5 इधर खड़े हो जाए पर ये क्यों नहीं फैमिली आईडी बनी है? क्यों नहीं बनी है? ठीक है सर, मेरी कमजोरी बनवाई नहीं मैंने। क्या है? मेरी कमजोरी मैंने बनवाई ही नहीं। आपने बनवाई नहीं बनवाने का, ना बनवाने का कोई कारण तो नहीं है ना? कोई कारण नहीं। कोई कारण नहीं। चलिए, और आगे और जो जिनकी नहीं बनी थी हाथ खड़े थे, सबकी बनी हुई है। वैसे ही हाथ खड़े कर लिए, सोचा शायद कुछ मिल रहा होगा, इसे हाथ खड़े कर। ऐसा करो, अगर आप फैमिली आईडी बनाना चाहते हो तो आप भी वहां चले जाओ और कंप्यूटर पर में इनका भी नाम लिखा के इनकी फैमिली आईडी बनाओ। आप कमिश्नर साहब साथ चले जाओ। हाँ, जाओ आप भी इधर से आ जाओ। इनकी फैमिली आईडी नहीं बनी है, क्योंकि देखिए फैमिली आईडी बनेगी तभी हरियाणा सरकार की कोई स्कीम उसका लाभ उठा पाएगी, वरना हरियाणा सरकार की स्कीम का लाभ नहीं उठ पाएगा। कारण है कि यहाँ बहुत लोग ऐसे, हमारी स्कीमें बड़ी अच्छी हैं। अच्छी स्कीम होने के नाते से कोई राजस्थान से आ जाता है, कोई पंजाब से आ जाता है, कोई यूपी से आ जाता है, मुझे भी फायदा हो। उदाहरण के लिए वहाँ कहीं भी 1000 रुपए से ऊपर ओल्ड एज पेंशन नहीं है। हमारे यहाँ कितनी है? 2750। और बहुत जल्दी 3000 भी कर देंगे, हम चिंता मत करो। वहाँ 1000 से ऊपर है नहीं, लालच सबको आ जाता है। बुढ़ा है बॉर्डर की, इधर क्या उधर क्या, जब भी वहाँ पड़ोसी कोई रिश्तेदार बैठा है वहाँ जाकर अपना नाम लिखवा दे, मिल जाएगा। हम कहते नहीं फैमिली आईडी में नाम है कि नहीं बताओ, 15 साल से यहाँ रहते हो नहीं बताओ। आखिर अपने प्रदेश के लोगों के लिए सब करना तो हमारा दायित्व है। और बहुत ऐसे किस्से होते हैं, वहाँ आसपास के लोग जैसे किसानों में बाजरे की फसल उठा के लाएंगे, राजस्थान से यहाँ बेच जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ मंडी अच्छी, हमारे यहाँ पेमेंट अच्छी, हमारे यहाँ भाव अच्छा। उनके यहाँ 1900 बिक रहा था, हमने 2200 शुरू कर दिया। 300 रुपए ऊपर भी दे रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ जो 300 अलग दे रहे हैं वो तो खैर उनको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि तो जो रजिस्टर करेगा उसी को मिलेगा। लेकिन 1900 की वाली 2200 बेच तो जाएंगे मंडी में। तो इसलिए ये लालच सबको कम करता है, दिक्कत नहीं है। कहीं लालच करने का मौका हमको मिल जाए, शायद कोई दाव लगा ले, लेकिन हरियाणा में कम लगेगा दाव। इसलिए कम लगेगा कि आज हर चीज फैमिली आईडी डालो, आपका पन्ना निकल आएगा कि हाँ ये आपका सिस्टम। वरना तो एक आदमी 2-2 3-3 बार वही चीज एक बार चाहिए तो 3 बार ले गया, कोई हिसाब किताब नहीं था चेक करने का। अब सब चीज चेक होती है, तो ये ईमानदारी सिखाना भी जरूरी है ना? क्यों भाई, जरूरी है ना? अपने आप तो सीखता नहीं कोई, टेक्नोलॉजी सिखा देती है। सबको लगता है तो भाई पकड़ा भी जाएगा, आप लोगों को पता भी लग जाएगा। तो खैर अब ये हमने आयुष्मान कार्ड
ये भी जो बनाए हैं, इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि 5 लाख रुपए हर साल का पर फैमिली जिसको जरूरत होती है उसको पैसा मिलता है। कहीं भी अस्पताल में जाओ तो उस गरीब आदमी को पैसा नहीं देना पड़ता। आपके यहाँ की जानकारी में तो सारे विधानसभा की कुल 77,566 लोगों को कार्ड मिला है। 77,000 कम संख्या में। अब इसमें से जिनको बीमार होने के बाद इसका लाभ हुआ है वो है 868 लोग। 868 लोग हैं जो इसके लाभार्थी बने और 2,74,00,000 रुपए का लाभ उनको मिला, 3 करोड़ रुपए। अगर ये कार्ड उनके ना होते तो उनकी जेब से जाता है पैसा। और इसमें बहुत लोग तो ऐसे हैं वो यानी 2-2, 3-3 साल जिनके हो गए हैं वो 5 लाख से ऊपर यानी 2 साल का मिला के 10 लाख तक भी लाभ ले गए। एक नाम बताता हूँ यहाँ का मैं, जो सबसे ज्यादा जिस लाभ लिया इस विधानसभा में, परपूराम सनफ जयला। फोन नंबर है 9996506514। इसको 4,04,000 का फायदा हुआ सबसे ज्यादा। ऐसे 3,33,000, 2,87,000, 2,75,000, 2,51,000 कई नाम है मेरे पास। हम किसी को जानते हैं जिसका इलाज हुआ हो और उसका पैसा नहीं लगा हो? ऐसा कोई? 1, 2, 3, 4, 5, 7 ऐसे कई लोग हैं। मैंने बताया कि 868 लोग पूरी विधानसभा में जिन्होंने इसका लाभ उठाया। अच्छा, इसका लाभ उठाने की इच्छा किसकी करती है? इसकी इच्छा नहीं रखने। ऐसे एक योजना और हमने शुरू की है, दयालु योजना। कोई बता सकता दयालु योजना क्या है? किस किस को पता है जरा बताओ। ज्यादा पता नहीं है, मैं बता देता हूँ। प्रचार हमने भी जानबूझ के नहीं किया कि उसकी इच्छा तो नहीं करनी चाहिए। 1,80,000 से आय जिसकी कम है इनकम, ऐसे परिवार में से यदि किसी का देहांत हो जाए तो वो उस दयालु योजना में अपने उस परिवार के सदस्य का नाम भर दे। यदि उसकी आयु 6 साल से और 18 साल तक है तो उसके लिए 1 लाख रुपया एक सांत्वना राशि देते हैं। 18 से 24 तक है, 18 से 25 है शायद, तो उसमें 2 लाख रुपए देते हैं। 25 से 45 है तो 5 लाख रुपए देते हैं उस परिवार को। क्योंकि 25 से 45 जो आयु होती है ये किसी भी परिवार के सदस्य की एक ऐसी आयु होती है जिसके ऊपर परिवार निर्भर है, काम करने वाला है। 45 से 60 पे 3 लाख देते हैं, 60 के ऊपर नहीं देते हैं। तो दयालु योजना है। इसमें भी लगभग 70-75 करोड़ रुपए हम दे चुके हैं। ये पिछले अप्रैल में घोषणा की थी। लेकिन इसकी भी किसी की इच्छा करती है क्या? हमने सब बंद कर दिया। अगर कोई मांग मिले तो सावधान रहना, क्योंकि कई बार ये जो एजेंट होते हैं ना वो बेरोजगार हो गए हैं, किसी न किसी को फंसाते रहते हैं। फंसाना नहीं है कभी भी। आपका अगर बच्चा परिवार का सदस्य योग्य है, बारी अपने आप आएगी। और बहुत गरीब परिवारों के से भी लगे हैं। हमने 1,15,000 लोगों को पिछले 8 साल में 9.5 साल में नौकरियां दी है। 1,15,000 को एवर है, किसी का पैसा नहीं ले लेते। तो इसलिए इसको भी थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। अगर मैं हिसार जिले की बात करूं तो 8,746 लोगों को इस जिले के अंदर नौकरियां मिली है। 8,700 शहर का आंकड़ा नहीं है मेरे पास। पेंशन का विषय मैंने बता दिया कि अपने आप अच्छा, एक बड़ा अच्छा आंकड़ा है। हिसार विधानसभा में कुल लोगों को जो पेंशन, चाहे उसमें वृद्धावस्था है, दिव्यांग है, विधवा बहनों को है, 2 आंकड़े बीच में नहीं है। एक विधुर पेंशन, वो क्या है पता है? प्रचारकों के लिए विधुर थोड़े होते हैं। आइए बहन बताइए क्या है?
अभी तो बहन का पति एक्सपायर होता है, विधवा कहलाती है, लेकिन अगर किसी पुरुष की पत्नी का देहांत हो जाए तो विधुर कहलाता है। उस विधुर की यदि आयु 40 साल से ऊपर है तो 40 से 60 साल तक उसको भी 27.5 रुपये मिलेगा। 60 के बाद ऑटोमेटिकली ओल्ड एज में कन्वर्ट हो जाएगा, मिलेगी बाद में, लेकिन वो ओल्ड एज में। ऐसे ही एक और हमने शुरू किया है, एक आयु तक अगर शादी नहीं हो पाती और वो आयु 45 साल, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, 45 साल से ऊपर अगर शादी नहीं हो पाती तो उसको भी 27.5 रुपये देंगे, अगर वो लेना चाहेगा तो। उसके लिए आय एक 80 रखी है, इससे ऊपर आय वाले को नहीं मिल पाएगा। वो तो चौक में 10 है जी, रोज बाट देखें जी आपकी स्कीम की जी। कौन रखे? शादी को नहीं हो रही जी, उनकी 50 साल की है, वो बाट देखें जी आपकी स्कीम। मैं तो कह रहा हूँ स्कीम की घोषणा की है, इसमें डाटा नहीं आया है, बहुत जल्दी अभी नोटिफाई होने वाला है। अभी पिछले महीने 1.5 महीने पहले तो घोषणा की है, बड़ी नोटिफाई होगा, नोटिफाई होते ही उनको 7 पैसा चला जाएगा। साहब बड़ी सराहना स्कीम की, आपका बहुत इसमें। चलिए अब हमने कर दी है, लेकिन सरकारी काम है तो अभी देते हैं माइक, देते हैं अभी देते हैं, अभी देते हैं माइक। तो मैं कुछ जो हमने किया है अभी तक और जो नया किया है, जो सब करते हैं वो नहीं बता रहा, हमने जो नया किया है वो बता रहा हूं मैं। एक हमने और स्कीम चलाई थी, गरीब परिवार 1 लाख रुपए से भी कम अगर इनकम है तो उस परिवार में काम करने वाला कोई नौजवान है, नौजवान नहीं है तो कोई महिला उस प्रकार की है, कोई आयु में भी बड़ी छोटी हो तो भी उसको लोन चाहिए तो लोन लगे देते हैं, ट्रेनिंग चाहिए ट्रेनिंग करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप में अगर काम करना चाहे तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए उनको लोन दिला करके, जैसे आज मैंने देखा बार स्टॉल आपने भी देखे होंगे, हरियाणा में महिलाओं ने सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत बना रखे हैं, 50,000 से ऊपर सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, 5 लाख से ज्यादा महिलाएं इसके अंदर लगी हुई है। और हर महिला बहन हमारी 15,000, 10,000, 8,000 से लेके 20, 30, 40,000 का महीना भी कमा लेती हैं। बहुत अच्छी आइटम वो बनाती हैं, खूब अच्छा बिक्री हो जाती है, डिमांड अच्छी है। उनके लिए हम साझा बाजार भी बना रहे हैं शहरों के अंदर, कि एक कोटा कैबिन बना करके जितने दिन के लिए उनको चाहिए तो नॉमिनल किराया दे के उनको कहेंगे भी अपना बनाओ, महीना भर 1 दिन 2 दिन 3 दिन आकर के बेचो, फिर दूसरा आए बेचे भी जाए, ताकि म्यूनसिपैलिटी को भी अपना खर्चा मिलता रहे, उनको इकट्ठा बाजार मिल जाए, साझा बाजार। तो ये भी हम स्कीम शुरू कर रहे हैं। प्रकरण के बहुत सी चीजें ऐसी हैं। वो तो मैडम से पूछा जरा आप लेके बताओ क्या कहा उन्होंने, आप बताओ। अलग कराना चाहते हैं? हाँ जी नहीं तो अलग क्यों कराना चाहते? आपके साथ नहीं रहता बेटा? हाँ, अलग बच्चे अलग मांगा है। नहीं अलग क्यों कराना चाहते? वो अलग रहने लग गया। हाँ जी, इसकी हम चेकिंग कराएंगे, और अगर अलग नहीं रहता होगा, आप अलग पढ़वा रहे होंगे, अरे वो तो ठीक है, सब हम देख लेंगे, माता नाम क्या पिता नाम क्या है, लेकिन अलग का एक कारण होता है, केवल किसी लालच में अलग ना पढ़वा। क्या लालच होता है मैं आपको बताता हूँ। खासकर उसको हर कार्ड के ऊपर 35 किलो अनाज मिलता है, एक कार्ड होगा तो 35 किलो मिलेगा, 2 हो गए तो अभी ये बड़ा लालच है, क्या करें। इसलिए हमने उसमें तय कर दिया है कि जो सिंगल मेंबर फैमिली होगी उसको पहले चेक करें, नहीं तो 5 लोग हैं और 5 कार्ड बनवा लिए तो क्या होगा। हमें ठीक रास्ते पर चलना, हाँ वास्तव में कठिनाई है, दूर करना हमारा काम है। घर में नहीं बनती है, बेटा अलग हो गया, बाप को अलग कर दिया, उसमें भी आज बाप को तो हम चिंता करेंगे, माँ की चिंता करेंगे, बुजुर्ग वृद्ध है, लेकिन बेटे की गलती माफ नहीं होगी। वो जो खर्चा माँ बाप पर हो रहा है वो बेटे से भी ले लेंगे अगर वो कमाता है तो। हाँ कमाई कम है, नहीं है तो फिर दोनों को मदद करेंगे, है ना? समझ सही है। समाज भी ठीक होना चाहिए। चलिए और एक और फैमिली आईडी में, हाँ सरदार जी, दो भाई सरदार जी को एक ही विषय पर चलते हैं, फिर बाद में दूसरे विषय पर चलते हैं। हाँ सर नमस्कार, मेरा नाम मोहन सिंह है।
मेरी फैमिली आईडी के अंदर मेरी इनकम ज़्यादा आई हुई है। 2021 के अंदर मेरी गुरुद्वारा साहब की नौकरी छूट गई थी 2022 मार्च में। अच्छा। और उसके बाद सर मैंने अभी कुछ महीने पहले ड्यूटी नहीं शुरू की है, लेकिन फिर वहाँ पे तनख्वाह 10,000 के आसपास में है। तो लेकिन मेरी फैमिली आईडी में इनकम ज़्यादा है। स्कूल में बच्चों के कितनी इनकम है फैमिली आईडी में? फैमिली आईडी में सर 5 लाख तक 2.5 से 5 लाख की इनकम स्लैब दिखा रहा है। 2.5 से 5 में जोड़ रखा है ना? मैसेज की भी इनकम जोड़ के सर आपने लिख के दे दिया? जी सर। ठीक भाई, ऐसा ये जो एडीसी कौन है, हाँ, ऐसे जितने फैमिली आईडी केस आ रहे हैं ना, सबका सर्वे कराओ। सर्वे कराने के बाद जिनका 81 से कम उनको कर दो, ठीक है ना? हाँ, वास्तव में ठीक है, मान लो गलत बोल रहे हैं और है ज्यादा तो बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक हो जाएंगे, ठीक बैठे। मतलब ऐसे जो इनकम के विषय हैं, इसमें 1 के 2 कार्ड बनाने हैं, ज्यादा चीजें यही हैं। बाकी तो डेट ऑफ बर्थ सबकी वेरीफाई हो चुकी है, ठीक है, उसमें मेंबर कितने हैं वो पता लग रहे हैं। फिर भी अलग अलग मेंबर के हिसाब से उनके घरों में लोग जा रहे हैं। जैसे 1 दिन से लेकर और अगर 6 साल तक बच्चा किसी परिवार में है, वहां हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स ये जाएंगे, सब घरों में जा भी रहे हैं, ताकि वो बच्चे आंगनवाड़ी के नाते से आंगनवाड़ी आते कि नहीं आते हैं, उनका खाना पोषण ठीक है कि नहीं है, उनका बच्चों का वेट क्या है, ये सब कर रहे हैं। 6 साल से 18 साल तक हमारे जो स्कूल के अध्यापक हैं, अध्यापिका हैं, उनके जिम्मे लगा रहे हैं इन बच्चों को सवाल आप करो। तो क्या फिर 6 से जो 16, 6 से 18 है, वही पढ़ने की उम्र है, उसमें कोई ऐसा तो नहीं जो किसी भी स्कूल में नहीं जा रहा, उसको लाओ स्कूल में। और बिल्कुल नहीं मानता तो वहाँ के सामाजिक संगठन को तय करो कि मेरे को समझाए, माता पिता को समझाए, बच्चे को बुलाए, अध्यापक समझाए। अनपढ़ बच्चा रह गया तो क्या करेगा? एक समय आगे ऐसा आने वाला है कि 10वीं 12वीं से नीचे अगर कोई अनपढ़ रह गया तो उसको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। अभी तो मिल जाता कहीं ना कहीं छोटा मोटा, लेकिन आगे ये न्यूनतम पढ़ाई करना सबको ही कराना पड़ेगा हमको, हमारे बच्चों को। ऐसे ही 18 से लेकर 25 तक ये हमने हायर एजुकेशन के जिम्मे लगाया है। काम करने वाला तो काम सिखाओ, स्किलिंग सिखाओ, बेरोजगार न रहे, काम करे, उस पर तो हर वर्ग के लिए अलग अलग विभाग काम कर रहे हैं। 2 करोड़ 80 लाख में से कोई भी व्यक्ति रहेगा नहीं जो अटेंड ना कर सकता। अच्छा, अब सर हमने है ना सर्वे के लिए लिखा हुआ है कि ताकि लोगों के नाम इंतकाल करवा के और उनके नाम रजिस्ट्री करवा दें, क्योंकि उनकी इंतकाल दर्ज नहीं हो उनके नाम। शहर के अंदर है कि बाहर है? शहर के अंदर सर, यानी अर्बन लिमिट में है। जी जी। तो इसके बाबत हमने ना शिकायत भेजी सर डीडीपी ऑफिस में और हिसार नगर पालिका में। तो नगर पालिका ऑफिस वालों ने कहा कि ये काम तो डीडीपी ऑफिस करेगा, और डीडीपी वाले ने शिकायत मन करते हुए लिख दिया कि नगर पालिका करेगी। उसके लिए मैंने एक नई शिकायत लगा दी कि दोनों एक दूसरे पे किसी अफसर को पता है आपके? जी सर, मैंने सीएम नहीं, किसी अफसर को पता है यहाँ? जी, मैंने नगर पालिका ऑफिस में जमा कराई थी हार्ड कॉपी, डीडीपी ऑफिस। किसी अफसर को मिले भी हो? मैं यहाँ पे मिला था सर, कमेटी में गया था, उन्होंने भी फाइल लेके तो नहीं, कोई अफसर का नाम पता है किसी को? बताओ। नहीं, नाम तो नहीं सर, बस शिकायत नहीं पता। इनकी समस्या क्या है अपने कर्मचारी अधिकारियों से बता सकता है, किसी को पता हो तो? नमस्कार सर, मैं कमिश्नर नगर निगम हूँ। सर, इन्होंने जो बताया एमसी लिमिट के अंदर ऐसा एरिया है जो कभी इन्होंने बसाया और एमसी लिमिट के अंदर आ गया। नहीं, आपको पता है इनकी समस्या? नहीं सर, स्पेसिफिक नहीं पता, लेकिन कॉन्सेप्ट उसमें बताओ सर। वो तो मुझे समझ में आ गया सर, लेकिन इनकी समस्या पता हो तो पूछूंगा कि क्यों नहीं हो रहा वो म्यूटेशन। नहीं पता सर, अभी नहीं आया। आपको पता जलाना जी क्यों नहीं हो रही? गुलशन सेरा जी, आप बताओ जरा, आप बताओ। इन्हें का माइक दो भाई, इनकी कॉलोनी में माइक दो। सर ऐसा है कि जिस प्लाट को मैंने 2010 में खरीदा, उस प्लाट के साथ कॉलोनी वालों ने सड़क भी बनाई और वो खसरे सड़कों में आ गए और आज उस पर कब्जा करने के लिए तैयार हैं जो पुराने बासिंदे थे। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, उसकी म्यूटेशन क्यों नहीं हुई? म्यूटेशन नहीं कराई आपने? म्यूटेशन भी है सर, उसकी जमाबंदी भी है, इंतकाल भी है, प्लस रजिस्ट्री भी है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे हरासमेंट किया जाता है। प्रतिदिन मेरे पास गुंडों के फोन आते हैं, मेरे पास ऐसे ऐसे लोगों के फोन आते हैं कि ये मकान प्लाट छोड़ दो वरना तुम्हें जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। चलिए डिप्टी एक मिनट को भी देख लेंगे। ये दोनों तरफ मामला होता है, अरे एक तरफ नहीं होता, 2 तरफ मामला होता है। धमकी कौन किसको देता है, बहुत अंदर जाएंगे तो कई लोग फंसेंगे। आप समाधान की तरफ बढ़ो, झगड़े की तरफ ना बढ़ो।
ठीक है। लास्ट ईयर 25,000 की आपकी स्कीम थी, जिसमें एक्सटेंशन फीस, सरचार्ज, वेवर ऑफ की स्कीम थी सर। लेकिन आज भी सर वो अभी तक सरचार्ज 1,70,000 रुपये दिखाया जा रहा है, सरचार्ज और पेनल्टी 50,000 रुपये आज भी सर उसमें। नहीं, लेकिन उस समय जो स्कीम बनाई थी उस स्कीम का लाभ लेकर के आपने पैसे जमा करा दिए? हाँ जी सर। कितने कराए? 25,000। 25,000 में आपका सेटल हो गया था? नहीं हुआ सर। नहीं तो सेटल क्यों? फिर 25 क्यों? उस समय स्कीम के अंतर्गत कितना आता था आपके जिम्मे? सर हमारा कोठी है सेक्टर 14 में। मान लिया जब स्कीम बनाई थी उस स्कीम में कुछ ना कुछ उन्होंने निकाल के दिया होगा भी इस स्कीम में इतना माफ और इतना दे दो, तो कितनी टोटल था, माफ कितना हुआ और कितना बकाया था, ये बताओ। सर 2008 में हमने अप्लाई किया था कंप्लीशन के लिए। ये जब स्कीम कब निकली थी? स्कीम लास्ट ईयर निकली है। हाँ, तो जिस दिन स्कीम निकली थी उसके बाद उसका बनवाया था क्या आपने डिमांड? हाँ जी सर। उस कितनी डिमांड आई थी? सर लगभग 6 लाख डिमांड निकाली थी। और वैसे ओरिजिनल कितना था? ओरिजिनल सर 52,000 रुपये एक्सटेंशन फीस है, उसके ऊपर 1,70,000 रुपये सरचार्ज और 50,000 रुपये पेनल्टी है। जो अरे टोटल बताओ ना, जो आप कह रहे हैं 3 लाख रुपये। 8 लाख का 3 लाख कर दिया था। हाँ जी तो आपने 3 लाख भरना चाहिए था ना सर। लेकिन एक्सटेंशन फीस पे सरचार्ज तो प्रश्न ये नहीं भाई, प्रश्न ये है कि मैं थोड़ी खाता लिए बैठा हूँ। मुझे तो ये बताओ कि उस समय जब आपने स्कीम को अडॉप्ट किया उस समय ये होता है कि इस स्कीम में ये माफ हो जाएगा, ये लाभ मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। तो जो स्कीम का 8 लाख रुपए के बदले 3 लाख अगर कर दिया तो आपको 3 लाख रुपए या तो भरना चाहिए, और नहीं तो वह 3 लाख मंजूर नहीं है तो 8 लाख की लड़ाई लड़नी चाहिए। नहीं सर, ये पहले 10 के अंदर कंप्लीशन मांग रहे थे, वो 10 से इन्होंने अब 8। आपका पर्टिकुलर केस है, आपने नाम क्या आपका? सिद्धार्थ लिखो भी इनका केस देखो। चलिए बैठ। एक मिनट, अब मैं विषय बदलता हूँ थोड़ा। अपने यहाँ हिसार में कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं बनी हुई, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज में तो कई साल पहले 10-15 साल पहले और बाद में बनती रही, लोगों ने मकान बनाए हैं। और मुझे शिकायत अभी कल ही किसी ने बताई थी कि उसकी रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही। तो ऐसे कौन कौन है बैठे हुए यहाँ जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के एरिया में है? कोई एक जना इसमें से बताओ। ये जो हाँ लाल, हाँ चलो यही बताओ, कोऑपरेटिव सोसाइटी का किस्सा बताओ। कब सोसाइटी बनाई थी और कितने लोग उस सोसाइटी में हैं, और आगे फिर रजिस्ट्री का मामला? मैं सातरों भोगते वार्ड नंबर 11 इंदिरा कॉलोनी का निवासी सुदन भोजी बोल रहा हूँ। हमारी इंदिरा कॉलोनी 48 साल पहले कटी थी। नहीं कटी नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई थी। अरे सुनो तो सर, 48 साल से वो 30 आदमियों के नाम पर चली गई, उसकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है। सुनो सुनो सुनो, मैंने विषय उठाया कोऑपरेटिव सोसाइटी का। आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी थी क्या? इंदिरा कॉलोनी आवास योजना के तहत 48 साल पहले प्लाट 2 मिले थे। वो नहीं भाई, मैं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी पूछ रहा हूँ। बाद में करेंगे आपकी बात? नहीं सर, अरे करेंगे ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी पहले पूछने दो। उसकी रजिस्ट्री नहीं हो रही सर। अच्छा चलिए, आपने लिख के दे दिया? हाँ दे दिया। क्या नाम है? सुदन फौजी, सातरों वार्ड नंबर 11। सुदन फौजी, इनका भी पता करके बताएंगे शाम तक। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला बताओ कौन है? जिसकी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी हुई है, वो रजिस्टर्ड होती है, उसमें मेंबर होते हैं, 60 हो, 70 हो, 80 हो, वो फिर प्लॉट लेते हैं, प्लॉट लेके उसको फ्लैट या मकान बना के उनको बांट देते हैं, मेंबरशिप के हिसाब से बांटते हैं। आज वो कहते हैं रजिस्ट्री करानी है। ऐसा कोई है क्या? पीछे एक ग्रुप बैठा है, आप भी वही है क्या? फरियाद लेकर आए हो, आप मेरी फरियाद को पूरी कर दो तो बाद में। पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी है क्या? हाँ जी, बिल्कुल स्वामित्व अधिकारी है, पूरी कर दो। अरे नहीं भाई, जो बात मैं पूछ रहा हूँ पहले बताना। तो पीछे ले जाओ, पीछे। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो बोलना नहीं तुमने, क्योंकि एक बड़ी समस्या यहाँ की मुझे ध्यान में आई है। उसमें कम से कम 5-7 हजार लोग हैं यहाँ के। हाँ बताओ, जो पीछे माइक दो ना, पीछे जो आप खड़े थे, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला बताना कोई, बाकायदा उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम भी बताना। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, कोऑपरेटिव सोसाइटी आदमपुर में 1985 में बनाई गई थी। नाम क्या होगा? नाम नंदलाल है। नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम? हाँ, गृह लक्ष्मी। DLF? गृह लक्ष्मी। जय लक्ष्मी। हाँ जय लक्ष्मी। कितने मेंबर हैं उसमें? हाँ जी। कितने मेंबर हैं?
अब तो उसमें कोई मेंबर ही नहीं है। 92 के बाद वो जो है एक किस्म से उसका कोई कागज पत्र मिल नहीं रहा। अच्छा, उसके प्लाट हमने परचेज किए थे जी। कितने प्लाट हैं? उसके प्लाट है जी अब 12 प्लाट है। 12? हाँ जी। अच्छा, तो उसकी रजिस्ट्रियाँ हो चुकी है। रजिस्ट्री हो चुकी है? रजिस्ट्रियाँ हो चुकी हैं। इंतकाल है 3 के हो रहे और 3-4 के मतलब 8-10 के बाकी पड़े हैं। ठीक है। उस पे जो है झगड़ा क्या हो रहा है कि जबानी जमा खर्च की एक रजिस्ट्री मैंने एप्लीकेशन दी है, उसमें दी हुई है। वैसे ही कोई फर्जी रजिस्ट्री बना के फर्जी ही नाम लेने वाला लिख के और उसका इंतकाल तक दर्ज कर दिया गया है आदमपुर तहसील में। उसके बारे में मैंने कल जिलाधीश महोदय से भी विनती की है कि मैं ये इस तरह का जो है काम हो रहा है। और उसमें पहले भी जिन लोगों को भूमाफिया गिरोह है ये पीछे पड़ा हुआ है, उन्होंने पहले कोई 2 प्लाट लिखे हुए थे, उसकी रजिस्ट्री कराई है 1 कनाल 10 मरले 2012 में। और इसी तरह से उन्होंने अब जो है कुछ मकान अपने बना लिए हैं उस किले, एक दूसरे किले में जो हमारा किला है उस किले नंबर को छोड़कर उनका नाम तो दूसरे किले में है, ठीक, पर वो हमारे से झगड़ना चाहते हैं। ठीक है, मैं विषय समझ गया। देखिए, पहली बात तो ये समझ लें कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से बहुत लोग यहाँ फ्रॉड कर रहे हैं। मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, मैंने पहले नहीं किया, अब आपको बता रहा हूँ। फ्रॉड शब्द क्या करते हैं? अनजान आदमियों को फंसाते हैं, पैसा लेते हैं कि आपको इतने का प्लॉट दे देंगे। अगर आप में से भी कोई अंदर बैठा हो तो सावधान हो जाओ। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है किसी एक वर्ग विशेष की जो एक दूसरे को जानते हैं। एक प्रकार की पार्टनरशिप होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। मेंबरशिप होती है ज्वाइंट मेंबरशिप। मानो एम्प्लॉइज ने बना ली, मानो किसानों ने बना ली, मानो मजदूरों ने बना ली, रिटायर्ड कर्मचारियों ने बना ली। किसी भी एक वर्ग के लोग अपनी सोसाइटी बनाते हैं, कॉमन पर्पस के लिए कोई काम करते हैं। यहाँ हाउसिंग सोसाइटी ले लेते हैं, फिर हाउसिंग के बाद उसको आगे वो लोग होते नहीं है, फर्जी लोग होते हैं, फिर हम उसको बेच देते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में से फ्लैट जो है मेंबर्स को दिया जाता है, बिकता नहीं है। इसलिए उन्होंने पैसे ले लेके बेच लिए। जिसने खरीदा है वो कहता रजिस्ट्री कराओ, रजिस्ट्री उसकी हो नहीं सकती। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इसमें से समाधान को निकालने के लिए मैंने अधिकारियों को कल ही कहा है कि हिसार में एक समस्या चल रही है, इसका समाधान निकालो। आज ऐसा करो डीसी साहब, एक 5 लोग जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना करके मकान लिए हुए हैं, अब वो मेंबर तो होंगे नहीं, मुझे मालूम है, पुराना प्लॉट चल रहा है। ऐसे 5 कोई रेजिडेंट ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी के अलग अलग जगह का एक मेंबर, कई सोसाइटियां हैं, एक मेंबर बुला के जो प्रोमिनेंट है, ऐसे 5 लोग शाम को 4 बजे बुलाओ और एक मीटिंग मेरे से कराओ। वो क्या चाहते हैं, हम क्या कर सकते हैं, कोई नया प्रावधान करना पड़ेगा वो भी करेंगे, लेकिन सुविधा तो सबको देनी है। कोई मानो फंस गया तो उसको उसमें से कैसे बाहर निकलना है, इसका कोई रास्ता मिल बैठकर हम सोचेंगे। इसलिए मैंने ये विषय उठाया। ठीक है, एक बहुत बड़ा ये आपका विषय है। इसलिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले लोग हैं तो इस बात से घर में समझ में गए होंगे कि रजिस्ट्री, पहली बात तो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले प्लॉटों की रजिस्ट्री होती ही नहीं है। अगर किसी ने करा ली है तो जैसे उस बुजुर्गों ने कहा कि बहुत बड़ा एक माफिया है, वो माफिया और कई बार फर्जी रजिस्ट्रियाँ, कुछ ऑफिस में भी बैठे हुए फर्जी क्लर्क फर्जी साइन करके और देते रहते हैं कि आपकी रजिस्ट्री हो गई। कोऑपरेटिव सोसाइटी के किसी फ्लैट की रजिस्ट्री करना आज की डेट में संभव नहीं है। कैसे हो सकता है इसके ऊपर विचार करें। ठीक है, अब एक आप चलो कई बार उठा चुके हैं, हाथ दो इनको भाई। अरे आपकी बहुत सुन ली मैंने, आपका सरपंच के खिलाफ सारा दायरा है, आपका केस तक बने हुए सारे हुए हैं। वाला के गुलाटी साहब 10 बार बता चुके हैं। मैं हिसार के व्यापारियों की तरफ से नहीं कर ले, कोई बात नहीं कर ले। हमारे यहाँ छोटे से व्यापारी करीब 1500 जिन्होंने आज से 50 साल पहले सरकार से ऊपर में प्लाट खरीदे थे दुकानों के। किसी ने 25 साल पहले खरीदे, मैंने करीब 50 साल पहले खरीदा, मेरे बहुत से साथी है उस चीज़ में। तो हमारी कैलस डीड नहीं हो रही, हमने 50 साल पैसे दे दिए। किससे खरीदा था? इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, हाँ जी। अब इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट अब नहीं रहा तो अब हमने उसको मर्ज कर दिया है नगर निगम में। बीच में एक बार वो चला गया था HSBP में, अभी लेटेस्ट उसकी पोजीशन क्या है जरा बताएं। निगम के पास ही है ना? हाँ, अब वो निगम के पास चला गया। हाँ। सर, उसमें एक ही गलती है कि हमने नक्शा बिना पास करवाया अपनी बिल्डिंग में। अगर एक मस्जिद
रजिस्ट्री बनानी तो हमने 2 बना ली है, किसी ने 3 बना ली। तो गुप्ता जी से हमने रिक्वेस्ट की थी, ये हमारे काम में लगे हुए, हम इनका धन्यवाद करते हैं, लेकिन वो काम सिरे चढ़ नहीं पा रहा। करीब 2 साल से इस काम के लिए लगे हुए हैं। 1500 पानी है जो परेशान हो रहे हैं। कितने लोग हैं? 1500। उनकी को स्कीम बनानी है। हाँ जी, उसमें हमें कोई दंड लगाना है, हमारा नक्शा गलत है तो नहीं, दंड तो लगेगा, बिना दंड के कसूर करोगे दंड तो लगेगा। लगा के हमारी जल्दी से जल्दी करवा दिया है। कहते दंड लगा दो, जान छोड़ो। क्योंकि किसी ने भाई को दे दिया, किसी ने हमारे बेटे को। समझ गए? धन्यवाद। आपने लिख के दे दिया? लिख के दे दिया? आपने बेटे को जो दिया गुप्ता ने जो दिया होगा आप नहीं, आज दिया क्या? अच्छा, पहले किसके पास है? गुप्ता ने जो दिया होगा लगे हुए इस काम में। बस ठीक है। हाँ, तो इनके नाम वाली जो एक बार दे देंगे ना, तो स्कीम बनवा देंगे। ये समस्या कई शहरों की है। हाँ, चलिए दे भाई, ये इनको, ये बुजुर्ग है। अरे एक मिनट आगे वाले बोलो ना इनको, ऐसे फिर पीछे उधर चले गए। दे दो। मुख्यमंत्री धन्यवाद। मैं ऑटो मार्केट प्लेस खरीदे प्रधान रणवीर सिंह 25/1/2005 को डील नंबर 11,499 सुधार मंडल प्लॉट 4646। भाई ऐसा करो, पढ़ के नहीं, आप समस्या बताओ। समस्या जी, राजेंद्र कनौज श्री सदुराम जिन्होंने दुकान ले रखी है, उनकी रजिस्ट्री की कमिश्नर साहब ने पेमेंट निकाली थी 1,65,403 रुपए, जो कि उस दुकान की पेमेंट भी भर दी गई है और ये दुकान इनके नाम नहीं हो रहा। नाम नहीं हो रहा? हाँ जी। क्या नाम है? नगर सुधार मंडल में। नहीं, किसके नाम होनी है रजिस्ट्री? राजेंद्र सिंह सनोप श्री। आज एप्लीकेशन राजेंद्र सिंह के नाम से दी है? हाँ जी। राजेंद्र सिंह सनोप साधुराम, ये दुकान किसकी है? मार्केटिंग बोर्ड की, किसकी? मंडी की? नगर सुधार मंडल में। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट। वो तो विषय आ गया जैसे पहले था, वही विषय। एक विषय को दोबारा नहीं बोलने दे दो, वापस ले लो, क्योंकि एक विषय को दोबारा बोलेंगे तो वही बात आती रहेगी। नहीं, अब वापस ले लो, वही बात इन्होंने बोली, वही आप बोल रहे हैं। अच्छा, अब मैं बदल रहा हूँ, विषय बदल रहा हूँ। पावर डिपार्टमेंट, अरे बैठो बात में। अच्छा, आप आ जाना, मेरे पास आ जाना बाद में। अरे बाद में। अच्छा बोलो। मैं 2022 से भाई दो मैं बताऊंगा जो असली तोड़ दो। चोर असली तोड़। बोलो तोड़ बताओ। सबसे पहले मुख्यमंत्री साहब, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और मंच पर विभूति जितनी विराजमान है, जेपी वत्स जी, सरदाना जी, कमल गुप्ता जी, समस्या और जितने भी पंडाल के अंदर, चलिए समस्या, टाइम कम है। समस्या पंडाल के अंदर सभी बैठे हुए, और जितने भी कार्य इस सरकार ने किए हैं वो काबिले तारीफ है। और झूठी सरकार काफी आई, चली गई और मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप जो भी काम करते हो, जबरान के नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता और ठोस नेता और हरियाणा के एक किस्म के अवतार धारण कर कार्य मैं आपसे एक आग्रह करता हूँ। हाँ, रुको। आप ज्यादा नमकता की काम नहीं होती। देखो ऐसा है, सबको टाइम पर सभी विभूति काम आते हैं और सभी गाड़े रखते हैं। ऐसा है सीएम साहब, मैं 1 साल से इंतजारियों की तरह लगा हुआ, मेरा मकान और मैं अभी मैनूपुर मिला था आपके द्वार यादव से, और आपने नया नया प्लान लिया इसको चंडीगढ़ बुलाओ, वहाँ से ना भी लोग आए जाओ। उनने मेरी कंप्लेंट सुनी, व्हाट्सएप करा, डीसी के पास आ गया 016-390 नंबर, लेकिन उस पर दबा देते हैं और ये 18 लोगों फैसला मेरे हक में आ रहा है, न्यायालय फैसला मेरे हक में तहसीलदार से, और ये कागज आपके सामने है। आप क्या करते हैं, परसों वो क्या नाम है, वहाँ टीसी का मीटर है दिए के, मैं ध्यान से उतर गया नाम, उसने बोला आपके कागज सीएम साहब के पास चले गए। मैं प्रूफी साहब बहुत अच्छा, मैं सीएम साहब के पास भी चला जाऊंगा चंडीगढ़। चलो ऐसा ना, ये जो फैसला आया हुआ है, ये पोर्टल बंद कर दिए, ये पोर्टल बंद। मैं क्या कह रहा हूँ, आप ये जो फैसला इनको दे दो और मैं इसको अपने आप देखूंगा। दे दो फैसला, दे दो, ले लो भाई माइक, ले लो फैसला। बिल्कुल परेशान
ठीक है, बढ़िया, ले लो भाई, मोहित, ले लो। चलिए अब मैं अगले विषय पर बढ़ जाऊँ। अगला विषय है कि पावर डिपार्टमेंट से जुड़े कुछ विषय हो तो बोलो। बिजली विभाग, ऊर्जा, पावर, हाँ ये दो भी माइक दो उनको। सबको जय श्री राम। 12 साल पहले मेरी दुकान पे मेरी सील टूटी होने का केस दर्ज किया गया। दुकान का लोड निगम के अनुसार से 1.9 डिग्री था और जितना बिल आना चाहिए था उतना आ रहा है, लेकिन मेरी सील मेरे सामने तोड़ी गई बिजली विभाग की डिपार्टमेंट में। 12 साल हो गए मेरे को लड़ते लड़ते, 2 कोर्ट में जीत चुका हूँ। अब आपकी सरकार ने 2015 में मेरे पर हाई कोर्ट में अपील कर रखी है। देश सेव नहीं कि हम गवर्नमेंट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। एक सामान्य आदमी कहाँ में जा सकता है? एक्शन ये ऐसी पावर, हाँ बताइए भाई क्या है विषय ये? RSA 56 सर मेरा एक मिनट, हाँ आप बताइए। नमस्कार सर। सर ये बता रहे हैं कि सील कभी कई साल पहले तोड़ी गई थी, तो सील पे सर थ्रेट ऑफ एनर्जी का केस बनता है सर एक्ट के अकॉर्डिंग। तो पर्टिकुलर ये केस तो घर मेरे पास आया नहीं है सर, अभी आपके सामने आया। कुछ फाइन लगाया गया था? हाँ सर फाइन लगा। कितना फाइन लगा था? 70,000। 70,000। 1.9 जमीन रोड है और मेरा बिल आ रहा है इतना नहीं आना चाहिए। इतना 70,000 फाइन था? हाँ जी 77.5। आपका क्या कहना है, ज्यादा फाइन है? सर मैंने चोरी की भी नहीं है। चोरी की नहीं, आपका कहना है कि मेरा फाइन नहीं बनता? नहीं बनता। ठीक है, आपने आज कुछ लिख के दिया? लिख के दिया है। क्या नाम है? कृष्णलाल। लिखो भाई, कृष्णलाल, कंज्यूमर पावर डिपार्टमेंट। 2015 से आपकी सरकार में मैं पता कराता हूँ। ठीक है, केस भी शरीक रहा है, पता कराता हूँ। अगर आई एम डिफॉल्टर तो मैं कंप्लेंट देने को तैयार हूँ। हाँ हो गई बात, पता जय श्री करा। एक बात आपको मैं बताता हूँ कि कुछ घरों के ऊपर से जो लाइनें जा रही हैं, हालांकि ये बात तो ठीक है कि लाइनें पहले जाती हैं, बाद में किसी के मन में आता अपना नीचे मकान बना लेता है, उसको लगता है ये सस्ता प्लॉट है, खरीद लेता है, ऊपर लाइन जा रही है, बेचने वाला सस्ता बेचता है, वो सस्ते के चक्कर में लेके मकान बनाता है, फिर बाद में अप्लाई करता है जी तारे हटाओ। मतलब ये काम तो बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमने एक बार 2016 में इस बात को माना था, लगभग 140 करोड़ रुपया उस समय खर्च किया था। इस बार भी हमारे पास काफी एप्लीकेशन आ गई हैं, तो अब आगे तो नहीं करने देंगे। पावर डिपार्टमेंट को भी कह दिया हमने, उनको भी अथॉरिटी दे दी भी आपकी लाइन के नीचे कोई बनाए उसको मत बनाने दो, लेकिन जो बन चुके हैं वो तारे हटाने के लिए 151 करोड़ रुपए का हमने बजट पास कर दिया, ताकि तारे हटा के साइड से कहीं भी सड़क के साथ साथ जहाँ से जा सकती है वो तारे हटाई जाए। तो इस प्रकार का काम किया हमने। खैर कुल मिला के पावर का और कोई विषय? हाँ आप बोल रहे पीछे खड़े जाओ, हाँ दो इनको। आपने भी अरे आप ऐसा नहीं दिया, ये ग्रुप खड़ा करोगे तो ठीक है, नहीं पीछे बोल रहे हैं, बोलने दो। अरे कहाँ गए ये जो आप हाँ इनके साथ ये? हाँ आप नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर, मैं आपके विज्ञापन में जानना चाह रहा हूँ कि जो बिजली के बिल है, हर समस्या है, जन समस्या है, मेरे दिल्ली की समस्या नहीं है, लेकिन 2 महीने, 2.25 महीने या 2 महीने 20 दिन का बिल बना करके भेजती है आपको जमा। उसमें क्या है कि जो साइकिल रेट होता है, जैसे 1 से 60 रेटिंग, 60 से 100 रेटिंग, उससे 150 रेटिंग, उससे साइकिल रेट इतना ज्यादा हो जाता है कि 12 साढ़े 12 रुपए पर किलोवाट की रेटिंग पड़ने लगती है। तो आपसे प्रार्थना है ये डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं या इंडस्ट्रियल या डोमेस्टिक की? सर डोमेस्टिक की कोई डोमेस्टिक का बिल है आपका? बिल मैं लेके आया हूँ सर, बिल लेके आया हूँ मैं। आप तो एक बिल मेरे पास भेज दो सर। जी मैं आपके पास भेज दूंगा अभी माइक वाले को दे दो। हाँ, और एक और इसी सेम समस्या का और बताना चाह रहा हूँ, HSVPM बिल के लिए, पानी के बिलों के लिए। हाँ उसमें भी 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने से कम के रीडिंग लेकर के बिल नहीं आता जी। उसका भी साइकिल रेट जो है इतना ज्यादा हो जाता है कि 10.5 रुपए, 10 रुपए 57 पैसे किलोमीटर पड़ता है सर। तो मान्यवर आपसे प्रार्थना है कि 1 महीने का बिल भेजें, ताकि उसमें हम जन समस्या ही ना आए किसी को, क्योंकि उसमें साइकिल रेट चेंज नहीं हो पाता। चलिए ये विषय ध्यान में आ गया। पहले तो बिजली का बिल मेरे पास भेजो जी, है ना, माइक ले लो से, ये मुझे ला के दिखाओ। अरे रुको भाई रुको, ये बिल मेरे पास दिखाओ। और ये जो इन्होंने पानी की बिल की बात कही है, पब्लिक हेल्थ के पास है, किसके पास है? HSVP के पास नहीं, HSVP तो उनका जो एरिया होगा उसमें होगा ना। आपका एरिया HSVP में? HSVP वाले बताओ पानी का मामला क्या कह रहे हैं?
हाँ हेलो हाँ सर, ये स्लैब पड़ी हुई है जो हमारी हर महीने की, जैसे 10 रीडिंग का बिल जैसे 2.5 यूनिट है सर, और नेक्स्ट मंथ में फिर 10 रीडिंग 2.5 है सर, तो वो स्लैब सर जैसे अगर 3 महीने का बिल आता है ना सर, तो हर महीने की 10 रीडिंग की ही स्लैब जोड़ी जाती है सर। कोई इसका फार्मूला है? हाँ फार्मूला है सर। ना इसका शाम तक देना मुझे, इसको खुद स्टडी करूंगा, देखूंगा, और कोई बात अगर डिपार्टमेंट से करनी होगी तो करूंगा। और ये जो बिजली का बिल आपने दिया है, रीडिंग बिल नंबर इतना, सतपाल, एड्रेस, कंज्यूमर नेम, एड्रेस, अमाउंट 5246, भाई इसके ऊपर ये वाटर बिल है भाई, ये तो अरे वाटर बिल नहीं मांगा मैंने पावर का बिल मांगा, बिजली बिल। इसके ऊपर रीडिंग तो है ही नहीं। जो आप कह रहे हैं रीडिंग के हिसाब से पता लगेगा कितनी यूनिट आएंगी, तब आपके कितने रुपए का बिल है पता लगेगा, एक यूनिट कितने का पड़ता है। बिना रीडिंग का बिल है। पावर डिपार्टमेंट जरा खड़े हो जाए, बिल के अंदर रीडिंग नहीं देते क्या इनको? नहीं सर, ये कंप्यूटर ऑनलाइन निकाला है, रीडिंग बिल भी आया हुआ है। अरे ऑनलाइन हो तो मुझे बिल चाहिए जिसके ऊपर रीडिंग लिखी है। सर मैं ये कहेंगे 2 महीने 17 दिन का बिल आया है। अरे ठीक है, आपने कहा कि 10 रुपए 12 रुपए यूनिट पड़ जाता है, मुझे वो एक बात चेक करना है कि 10-12 रुपए यूनिट कैसे पड़ता है। अभी दे देता हूँ। हाँ वो लग गए, क्योंकि बिना यूनिट के कितने का यूनिट है, ये तो टोटल बिल की अमाउंट लिखी हुई है, अमाउंट नहीं चाहिए। उसमें मुझे कितने दिन की कितनी यूनिट है और उन दिनों के हिसाब से आपका जो स्लैब रेट है, कोई कारण नहीं है कि 10 रुपए 12 रुपए पड़े, कोई कारण नहीं है उसका। बढ़िया। हमारे यहाँ पर पानी की समस्या है जो 50 साल से लगा रहता है, और MC साहब ने हमने बहुत शिकायत कर ली, MC साहब हमारी सुनवाई नहीं करते, वो तो कहते हैं कि गरीब में कोई कर नहीं पड़ता। नहीं, आप आपका बिजली का बात है क्या? नहीं, हमारा पानी की समस्या है। मैंने बिजली की बात कही है अभी, आप देखिए पानी का विषय भी आऊंगा मैं, तो आप बता दो, कोई बात नहीं। बच्चा लेना जी 1:30 बजे स्कूल के लिए, तो हमारे 40 साल से हमारे मोहल्ले में सबसे बड़ी समस्या है पानी की। हाँ जी, पानी 3 दिन सैनी मोहल्ला वार्ड 4 सीनियर डिप्टी मेयर पानी बहुत ज्यादा भर जाता है जी, बारिश में भर जाता है, निकलता नहीं, 3 से 4 फुट भर जाता है। पानी निकासी का विषय। हाँ जी, आप बताएं कमिश्नर। कौन है पब्लिक हेल्थ? इनके यहाँ सैनी मोहल्ला ना? हाँ जी, सैनी मोहल्ला। सर नमस्कार, पब्लिक हेल्थ सर, इसके लिए डीप बैंक का काम चल रहा है, 75 लाख रुपए का अलॉटेड है, लाइन लग चुकी है सर। APS अभी अंडर कंस्ट्रक्शन, 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, उससे इनकी पानी की समस्या पानी की समस्या हल हो जाएगी सर, उस सैनी मोहल्ले की। जी सर, उसी के लिए स्पेशल बना। कोई है ऐसा काम चल रहा? 5 महीने से घर का के सड़क पहुंची हुई है, सीमा रूप में हम रह रहे हैं। कोई काम चल रहा है क्या? मुझे नहीं लग रहा कोई चल रहा है। 5 महीने से सड़क हमारी और तोड़ दी गई है, जो आने जाने का वो भी बंद हो गया जी। चल रहा है। देखिए ऐसा होता है जब ये इस प्रकार के पानी के मामले, चाहे पानी की पाइप डालनी हो, चाहे निकासी की हो, चाहे सीवरेज की हो, जब ये काम होते हैं तो इसमें 6 महीने 2 महीने 4 महीने लगते हैं। हाँ, उस समय समस्या ज़्यादा ना हो, उसका कोई अल्टरनेटिव रास्ता बनाना चाहिए। अल्टरनेटिव रास्ता नहीं है तो कोई टेम्परेरी उसकी सीवरेज का या बाकी चीज़ों का डिस्पोजल जो है वो, इनका डिस्पोजल का देखो, अगर अल्टरनेटिव रूट है तो ठीक है, और नहीं है तो चाहे उसको टैंकर में फिलअप करके डालना पड़े बाहर। जी सर, पंप लगा करके टैंकर भराओ और बाहर करो जी। एक विषय सड़कों का, और अच्छा विषय है आपकी जानकारी के लिए। रुको, पहले मैं बता दूं, अपने विधायक, अपने मंत्री कमल गुप्ता जी ने हमको 25 करोड़ रुपए की सड़कों की एक लिस्ट दी थी, 26 करोड़ की। 14 सड़कें हैं, 19 किलोमीटर है, 27 करोड़ के लगभग ये है बनी। तो इसमें काफी पर काम शुरू हो गया है, कुछ का टेंडर अभी हो चुका है, काम अलॉट होना है। इसमें मोटी मोटी है तो बहुत छोटी छोटी सड़कें, लेकिन मैं आपको बताया था सिर्फ लाहौरिया चौक से मिलगेट पुलिस चौक की, हाँ लगभग 2.25 किलोमीटर है, ये 9-10 करोड़ रुपए की है।
फिर जिंदल स्ट्रिप्स आरओबी की सर्विस रोड, मिलगेट से एयरपोर्ट चौक सर्विस रोड, आरओबी कैंप चौक से सब्जी मंडी, पुराना दिल्ली हिसार सुलखनी रोड पर पुराना डाबरा आरओबी, फिर पुराना NH65 हिसार शहर का आंतरिक भाग, फिर DHS रोड से हिसार रेलवे स्टेशन सड़क, फिर कैंप चौक से कैंप मोड़ सर्दन बाईपास, फिर पुराना NH65 हिसार शहर का आंतरिक भाग, हिसार जिले में हिसार बस स्टैंड से सर्दन बाईपास का सुधारीकरण, हिसार बालसमुद्र रोड से सर्दन बाईपास तक सड़क, फिर है सात रोड खुर्द से होते हुए पुरानी DHS रोड से न्यू बाईपास, फिर हिसार रायपुर रोड से MC लिमिट हिसार, अप्रोच रोड नई आरओबी के साथ साथ डाबरा चौक हिसार। ये तो जो है ये जो बन गई है। अब इसके अलावा जो मैंने कल ही मेरे पास एक फाइल आई थी और उसको क्लियर करके हमने भिजवा दिया है, उसकी भी मैं आपको हिसार मेन बस स्टैंड से बाईपास, फिर ओल्ड NH65 इससे इंटरनल पोर्शन ऑफ हिसार सिटी, ऐसी एक अलग से ये सड़कें और मंजूर हुई हैं। इसके बाद आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं कि जो चीजें हमारे पास आई हैं, ये जो बड़ी रोड्स हैं, कुछ हिसार से खानक तोशाम रोड 37 करोड़ रुपए इसका मंजूर किया, फिर हिसार बालसमुंद रोड 8 करोड़ इसका मंजूर किया। तो कुल मिलाकर के 45-46 करोड़ रुपए किए। कुल मिलाकर के हर दिन कुछ ना कुछ जो नया हमारे पास आता है वो आपको बताते हैं। विकास के कामों का निरंतर कुछ ना कुछ चलता रहता है और हमारे जो मंत्री हैं अर्बन लोकल बॉडीज, ये भी आपके जो सदाना जी, ये भी लगातार, मुझे लगता है कि जितने काम यहाँ में ध्यान में आते हैं सब बताते हैं। हमारी कुछ मजबूरी हो सकती है कि इस पहले चरण में ये बनवा लें, इस चरण में ये बनवा लें, इस पे ये बनवा लें। आज जिन लोगों का एक ओल्ड एज पेंशन का विषय था, इसमें मुझे खुशी इस बात की है कि हाथों हाथ हमारे डिपार्टमेंट ने जिनके पेंशन बना के दे दी है, एक एक देते जाओ मुझे। अरे क्या कर रहे हो? सदानंद यादव पुत्र रामजतन, हरीश कुमार पुत्र हरबंस लाल, दीनदयाल पुत्र गोपीराम, राजवीर सिंह पुत्र घासीराम, संतरो देवी पत्नी सूरजमल, मैना देवी पत्नी मदनलाल, गोमती देवी पत्नी रामविलास, सत्यनारायण पुत्र मांगेराम, कश्मीरी लाल पुत्र धालूराम रामनगर, चंद्रमुखी पत्नी विष्णु शर्मा मालटाव, ओम प्रकाश पुत्र अमीरचंद सूर्यनगर, सतपाल पुत्र सुल्तान शिव कॉलोनी, शशिबाला पत्नी वेद प्रकाश कृष्णा नगर, सर मनोज गिरधर पुत्र हरनाम सिंह वार्ड नंबर 13, चाननमल पुत्र गुलजारी लाल माल कॉलोनी, सदानंद 60 साल हो गए, देखने में तो लगती नहीं वही 55 के ना ले जाना, वापस करनी पड़ जाएगी। चलो आइए आइए इधर से आ जाओ।
आइए, राजवीर सिंह। राजवीर कौन है? आइए राजवीर जी, चलो उधर देखो, चलो 2750 आवेंगे बैंक में सीधे। हरीश कुमार, आओ भी आओ, जल्दी आते जाओ। हरबंस लाल, ये भी बचपन है। चलो चलो और तो पीछे कत्ती से कर दो सीएम साहब, सीधे जी बाग है। ये लो, कत्ती से कर दो। चलो खुश रहो। संतरो दीदी, चलो उधर देखो, उधर देखो, उधर देखो, चलो चलो घूमते देवी जी, ये लो, चलो मैना देवी, चलो सत्यनारायण जी मांगे राम, चलो कश्मीरी लाल जी आइए। नमस्कार। अरे साफ अच्छा बोलो ना, जो ध्यान में आ जाए। मैं हमारे कॉलोनी से बोल रहा हूँ। हाँ। के बाशिंदा हूँ। सर हमारी कॉलोनी के कुछ ब्लॉक हैं जो कि अनियमित है और वो नियमित किए जाए। नियमित किया जाए। हाँ जी साहब। हाँ, कौन सी कॉलोनी है? न्यू मॉडल टाउन एक्सटेंशन, ओम इंक्लेव, कमिश्नर नगर निगम, बताओ ये जो कॉलोनी बोल रहे हैं क्या है इसका मतलब? ओम इंक्लेव। एक मिनट बताने दो सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जैसे मीटिंग में आपके आदेश हुए थे कि जो बचा हुआ एरिया एमसीज के अंदर कुछ पैचेज हैं, उनका सर्वे करवा के जो प्रोसीजर पॉलिसी सरकार ने भी बनाई है डेफिसिट एक्ट वाले में, उसमें रेगुलराइज कराएं। तो सर हमने उसका टेंडर कर दिया है वेंडर के लिए। जैसे ही टेंडर हमारा अपलोड हो जाएगा सर, और वो उसका 2 नवंबर का है सर, 30 दिन के अंदर हम जो पैचेज हैं सर। इसका टेंडर क्यों किया पैचेज का? सर एजेंसी हायर करने के लिए सर। नहीं क्यों करते हैं? आखिर इतना छोटा छोटा काम कारपोरेशन वाले खुद नहीं कर सकते? सर एक्चुअली उससे ज्यादा कॉलोनीज भी है सर कई सारे। अरे कितनी है? आखिर छोटे छोटे पैच का मतलब कोई 1 एकड़ होगा, कोई 2 एकड़ होगा, ऐसे मतलब क्या होता है? ऐसे 117 पैचेज बताए सर, मेयर साहब ने लिस्ट दी हुई है सर। कल बैठ करके एक बात तय करो कि ये इसके लिए भी छोटे छोटे काम के लिए टेंडर करेंगे, फिर वो कंपनी आएगी और फिर वही कंपनी फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर जाएगी, 2 साल लग जाएंगे सर। अगर ऐसे छोटे कामों को कारपोरेशन की अपनी कैपेसिटी है कि नहीं करने की? नहीं है सर हमारे पास। कौन करेगा? डीसी साहब इसकी जानकारी कौन लेगा कि ऐसे छोटे कामों की इनकी क्षमता है कि नहीं करने की? अगर दुनिया भर का स्टाफ यहाँ है तो क्या करता है? इसको चेक कराओ, क्योंकि बहुत छोटे छोटे पैचेज हैं सर। 30 साल पुरानी कॉलोनी है सर ये। मैं समझ गया भाई। हाँ जी। ऐसा है कि पुराने समय में इन लोगों ने क्या गड़बड़ की हुई है। हाँ जी सर। कि पूरी कॉलोनी को कर दिया, अप्रूव कर दिया। बीच में 1 एकड़ जो खाली पड़ा था, जिस पर खाली प्लॉट थे, मकान नहीं बने थे, जो बना हुआ उसको कर दिया अप्रूव, खाली वाला छोड़ दिया। वास्तव में तो चाहे खाली हो चाहे बना हुआ हो, देखनी है सड़कें कैसी हैं, गलियां कैसी हैं, वहाँ कोई मैदान खाली है कि नहीं है, वहाँ सुविधाएं हैं कि नहीं है, ये चीज देख के अप्रूव करना होता है। अब वहाँ भी अरे होगी बात आपकी, पैचेस करवा रहे हैं, अपनी पॉलिसी बना दी उसकी। ऐसे जो पैचेस हैं बीच में बचे हुए थोड़े थोड़े, इनको सबको हम करा रहे हैं। बल्कि इन्होंने उसका टेंडर दिया, वो डीसी साहब जरा चेक करेंगे, अगर टेंडर की आवश्यकता होगी तो करेंगे, नहीं तो अगर वहाँ डिपार्टमेंट का स्टाफ जाएगा, एक बार फोटो लेकर के आ जाएगा, इतनी सड़कें हैं, इतनी गलियां हैं, देख करके फाइनल करेंगे। नहीं, ये बिल्कुल टेंडर नहीं होगा जब तक 3 दिन में मुझे जानकारी नहीं देंगे। ये पैसा मुफ्त का नहीं है, किसी को भी उठा करके पकड़ा देते हैं। डीसी साहब, विदिन 3 days यू हैव टू गेट द रिपोर्ट। बिल्कुल सर, चेक करा लो। एक बार आदमी कल एक आदमी आपको मेरे पास आ जाए, उनमें से एक आदमी कल डीसी साहब से चले जाए और सारा बता दे कि ये एरिया अप्रूव्ड है, ये अनअप्रूव्ड है। सबसे पहले नहीं सबसे खेल नहीं होने देंगे कोई भी। हाँ, एक जो पीछे कोई एक विषय है क्या उनका? कौन बोलेगा? बाकी हाथ खड़े कर दो, कम कर दो, बाकी हाथ नीचे कर दो, एक आदमी हाथ खड़ा करो। हाँ, दो माइक दे उनको। अरे रुक जाओ, पीछे दो माइक दो। अरे उनको बोलने दो। मुख्यमंत्री जी नमस्कार। हाँ, मुख्यमंत्री जी हम विद्युत विभाग में लगे हुए यूएसडीडीए डिपार्टमेंट में। अच्छा। मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले तो मैं हम सबकी तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने बिना खर्चे बिना पर्ची के जो नौकरियां दे रहे हैं, आपने बिल्कुल पारदर्शिता से भर्ती को पूरा किया। 13,007 बच्चे बिना 1 रुपया बिना किसी की सिफारिश के नौकरी में लगे हैं श्रीमान जी। इसके लिए हम सभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
श्रीमान जी, अभी एक यूएच बीवीएन से डीएच बीवीएन में बदली के लिए आपने इंटर यूटिलिटी ओपन की हुई है सर। सर उसमें हमारी थोड़ी एक समस्या जो कि डीएच बीवीएन में 183 लाइनमैन लगे थे सर, यूएच बीवीएन में 1307 लगे हैं सर। हम मैक्सिमम डीएच बीवीएन से सर 400-500 की, तो सर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको इंटर यूटिलिटी की बजाय ओपन यूटिलिटी करवाएं सर। जितने यूएच से ओपन यूटिलिटी सर, अभी सर जो यूटिलिटी आई उसके अंदर ये नियम है कि जितने डीएच से बंदे यूएच में जाएंगे यूएच बीवीएन में, उतने ही यूएच बीवीएन से डीएच बीवीएन में आएंगे। लेकिन सर डीएच बीवीएन के बदले एक मिनट, आप एससी पावर नमस्कार सर, ये भर्ती हुई थी सर अभी, तो ये चाहते हैं कि सर के जो यूएच में जाना चाहे वो यूएच में चला जाए, जो डीएच में जाना चाहे वो डीएच में आ जाए, उसमें कंडीशन ना हो। नहीं, लेकिन अगर जितनी सीटें होंगी सर उस हिसाब से करेंगे ना सर, बिल्कुल। या फिर जहाँ के लोग ज्यादा लगे हुए हैं सर और वो दूसरे में जाना चाहते हैं तो इधर से थोड़ा एरिया कम करेंगे, एक आध जिला उसमें डाल देंगे ताकि पूरे हो जाए। हाँ सर, कोशिश तो ये रहती है सर कि जितने बंदे जाएं उतने ही बंदे आ जाएं सर, ताकि नहीं वो तो आ जाए, लेकिन वो कहते हैं एक तो 150 है, एक तो 1250 है, वैसे संभव ही नहीं है। 1250 में से 150 आएंगे, 1100 फिर रह जाएंगे, तो 1100 को भी एडजस्ट करने का कोई फार्मूला है सर? ये हेड ऑफिस से पॉलिसी नहीं, मैं बैठा हूँ ना हेड ऑफिस से सर। इसमें 1307 बंदे सर, इसमें 29 बंदे सर। ठीक है, आपकी समस्या ध्यान में आ गई, चंडीगढ़ जाके हम निकालता हूँ कोई, ठीक है? धन्यवाद सर। हाँ, ये जो लोग बीच में खड़े हैं, अरे रुको, ये खड़े हैं हाथ में, एक मिनट भाई, एक हाँ, एक जना बोलो, बाकी बैठ जाओ। नमस्कार सर। बाकी सब बैठ जाओ। अरे मैं समझ गया, मैं ये अलग है। मैं सुनो, आपका जो ग्रुप है वो आप खड़ा दो, आप उनको दे दो पहले, ये लो आप खड़े हैं सारे। नहीं आप मैंने ग्रुप के नाते दिया आपको। हाँ, इनको दो ग्रुप के नाते, पहले पूरा ग्रुप की बात सुनो ना, आपको सुनो। एक जना बोलो, बाकी बैठ जाओ, बाकी बैठ जाओ। अरे रुको भाई, कर लेंगे, रुको। आप क्या किया, आप वहीं चले जाओ ना, आप चले जाओ सर, उस ग्रुप पे चले जाओ, आप ग्रुप पे चले जाओ, वहाँ चले जाओ, सुनते हैं आपकी। हाँ सर नमस्कार, मेरा नाम बलराज सिंह वाल्मीकि समाज से बिलोंग करता हूँ और हमारी एक छात्रावास धर्मशाला की फाइल 3 साल से पेंडिंग है सर, और मुख्यमंत्री महोदय की टेबल तक भी पहुँच गई थी और यहाँ से आपको पता लग गया मेरी टेबल तक पहुँच गई? हाँ जी, हमने वहाँ से पता किया था जी यूएलपी से, और डॉक्टर कमल गुप्ता जी ने भी अनुमोदन कर दिया था, एमसी नगर निगम विभाग से भी हम पैसे भरने के लिए भी तैयार हैं सर। किस नाम से अप्लाई किया? भगवान वाल्मीकि अम्बेडकर शिक्षा समिति से। भगवान वाल्मीकि अम्बेडकर शिक्षा समिति, ताकि इसका पता करते हैं कि क्या कारण रुका हुआ। ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं भाई, बैठ जाओ। देखो कुछ सामूहिक जो लोग हैं, एक बार बैठ जाओ। अरे आप बैठ जाओ ना, ऐसे जबरदस्ती थोड़ी, जबरदस्ती नहीं, ऐसे जबरदस्ती नहीं। आप लिख के दे दिया ना? हाँ ठीक है। ये जो पीछे ग्रुप है उसमें से एक आदमी आप खड़ा करो, बाकी आप नीचे करो। एक आदमी आप खड़ा करो, बाकी नीचे करो। अरे आप खड़ा करो। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, पीछे लेके दो मैं, इधर दो, इधर, अरे इधर दो, छोड़ दो। आज इसे जो आप ये ऐसे मनमर्जी मत करो, बैठ जाओ। माननीय मुख्यमंत्री, हाँ सर हम हरियाणा में 2500 मीटर हुए हैं, ठीक है। आप SKRM के तहत भर्ती कर रहे हो, तो हमारी गुजारिश है हमें भी इसमें शामिल किया जाए ताकि 2500 परिवार का पालन पोषण हो सके। आपको कितनी सैलरी मिल रही है? अभी तो 6000-7000 आ रहे हैं सर। 6000-7000 में क्या लगे हो? नहीं तो क्या वो एसोसिएशन जो एक्स-सर्विसमैन वाली है और कोई? नहीं, एक्स-सर्विसमैन नहीं है सर, कंपनी के अंतर्गत लगे हुए हैं। कंपनी को दे रखा ठेका जी, हाँ, तो कंपनी वालों को तो नहीं लिया जा सकता। देखिए वहाँ तो जो सरकार ने पार्ट 2 में लगाए हुए हैं, केवल उसी में उनको कोट कर रहे हैं। नहीं तो कंपनियों को जिनको ठेका दिया हुआ, कंपनी वाले सारे वहाँ आते जाएंगे तो वहाँ तो फिर संभव ही नहीं है कर पाना। वो तो फिर जिस दिन हम कंपनी से छुड़वा करके डायरेक्ट रखेंगे उस दिन का विषय है, उससे पहले। ठीक है सर जी, थैंक यू। लेकिन सर अभी जो है
कंपनी से विषय हटाकर दोबारा टेंडर खत्म हो रहा है कंपनी का। तो देख लेते हैं, देख लेते हैं। आपसे निवेदन है। आप पीछे पीछे एक सज्जन खड़े हैं, वो काफी डर है। सबसे पीछे हाँ, लंबे सफेद बाल वाले, ये भाई दौड़ जाके, ये सफेद बाल वाले, इनको दे दो इनको, ठीक है। आदरणीय सीएम साहब नमस्कार, मैं एक मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखता हूँ सर जी जी। और यहाँ पर काफी मुसलमान हैं। हमारी एक मस्जिद है लोरिया चौक पर, उसकी छत टूटी है काफी अरसे से, और उसकी कड़ी कुड़ी जब लगवाने के लिए लगाते हैं तो कुछ शरारती तत्व आकर मिस्त्रियों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर ईंट बरसाते हैं। पुलिस वालों से बात करी तो पुलिस वालों ने भी ये कहा कि ऊपर से ऑर्डर नहीं है, तो वो कभी भी छत गिर सकती है। हम छत लगाना चाहते हैं, वो छत लगवाने की इजाजत कौन सी जगह है? लोरिया चौक के ऊपर जी। आप लिख के दे दिया आपने? है जी, आज लिख के दिया है कुछ? हाँ हाँ लिया है। चलो दिखवाते हैं उसको, दिखवाते हैं। एक दूसरी बात ये सर, एक मस्जिद और है छोटी सी, उसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस नहीं बढ़वा रहे और सारों के बढ़वा लिए, उस डेवलपमेंट चार्जेस बढ़वा लिए जाए ताकि उसको भी हम मुकम्मल कर सकें। ठीक 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 है सर, थैंक यू। ये हुक्का की डिपार्टमेंट की है। एक मेरे पास शिकायत आई है, जब मैं बाहर अंदर आ रहा था तो बेचारे को दिव्यांग थे, अंदर तो आ नहीं सकते थे, बाहरी चेयर पर थे, उन्होंने मुझे दी है और उन्होंने किसी एक कर्मचारी के खिलाफ ये दरखास्त दी है। डिप्टी कमिश्नर को दे रहा हूँ कि क्योंकि ये कर्मचारी के खिलाफ है, इसलिए इसकी तहकीकात कराए। और राशन डिपोज को लेकर के कुछ है कि कुछ राशन डिपो गलत ढंग से वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारियों के साथ मिलजुल करके लोगों ने किए हुए हैं, तो ऐसे अगर ये 10 राशन डिपो के खिलाफ और उसमें फर्जी कार्ड धारक ये भी बता रखे हैं, पूरी इसकी तहकीकात कराओ। आपके यहाँ वो एंटी करप्शन ब्यूरो है ना, एंटी करप्शन ब्यूरो जो डिविजनल है, कौन है उसमें एसपी? सर डिविजनल वाले में राजेश कुमार जी हैं, जो हमारे एसपी। राजेश कुमार नहीं, राजेश कुमार हैं सर, 14 बैच के। ठीक है, तो ये उनको देके और ये एंटी करप्शन ब्यूरो में इसकी पूरी इंक्वायरी कराओ। ठीक है सर, यही से ठीक है। मैं सय्यम जान, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।